स्वास्थ्य क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वैद्युत सेल पढ़ेंगे। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और परिपथ में आवेश के प्रवाह को अनवरत बनाए रखती है। वैद्युत सेल के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। वैद्युत अपघट्य, ये ऐसा विलयन है जिसमें केमिकल रिएक्शन होती हैं और धन तथा ऋणायन उत्पन्न होते हैं। 2 प्लेटें होती हैं जिन्हें क्रमशः धन ध्रुव और ऋण ध्रुव कहा जाता है। धन ध्रुव वाली जो प्लेट है उस पर धन विभव आता है और ऋण ध्रुव वाली प्लेट पर ऋण विभव आता है। जो विद्युत धारा है ना वो सेल के बाहर धन से ऋण की ओर बहती है और सेल के अंदर ऋण से धन की ओर बहती है। जो सेल का विद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, देखिए नाम तो जरूर है इसका बल, लेकिन इसका बल से कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसी राशि है जो कार्य से संबंधित है। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। द वर्क डन इन फ्लोइंग यूनिट चार्ज थ्रू आउट द सर्किट दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू होता है कार्य बटे आवेश W/Q। इस ईएमएफ के लिए हम सेल के सिंबल को इस तरीके से दिखाते हैं। एक बड़ी प्लेट, ये पॉजिटिव टर्मिनल, एक छोटी प्लेट, ये निगेटिव टर्मिनल। विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ई से लिखते हैं और इसकी डायरेक्शन ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर होती है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, और ये राशि कैसी है? अदिश, स्केलर। आते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो जब भी धारा बहती है ना, धारा हमेशा बंद परिपथ में बहती है। अगर हम इसमें बल्ब जोड़ दें तो बल्ब में तो धारा धन से ऋण की ओर जाएगी, लेकिन सेल के अंदर धारा ऋण से धन की ओर जाएगी। अब जो विद्युत अपघट्य है ना उसमें जो धारा बहती है वो आयनों के चलने के कारण बहती है। आयन आपस में टकराते हैं, टकराने पर रुकावट पैदा होती है। उसी रुकावट को आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। तो सेल के घोल के द्वारा जो प्रतिरोध लगाया जाता है उसी को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। किस पे निर्भर करता है? 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। जो घोल है उसके गाढ़ेपन पर, उसकी सांद्रता कितनी है, कंसंट्रेशन कितना है, प्लेटें जो है ना ये इनका डूबा हुआ क्षेत्रफल कितना है और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी। याद कैसे रखोगे? एक ट्रिक है, देखिए ये समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र होता है C = ε0 A/d। यहाँ पर ε0 की जगह आप R लिख लो, ये सूत्र बन जाएगा। यहाँ से R बराबर आएगा CD/A। C क्या है? सांद्रता, कंसंट्रेशन। D क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी। A क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल। तो 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके डूबे हुए क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आते टर्मिनल विभवांतर पर। देखो भाई, जो सेल हम लोग खरीद कर लाते हैं, मान लो 1.5 वोल्ट का सेल है, वो 1.5 वोल्ट का तब तक है जब तक हम उसे प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। अगर हम उसको प्रयोग करना स्टार्ट कर दें तो उसका वोल्टेज कम हो जाएगा। अब जो सेल के खूंटियाँ जिनको हम लोग टर्मिनल कहते हैं ना, उनके बीच जो विभवांतर होता है ना उसे हम सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ये जो सेल का टर्मिनल विभवांतर है विद्युत वाहक बल के मान से कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। तो खूंटियों के बीच का विभवांतर टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। कितना कितना होगा? अगर सेल स्वयं धारा दे रहा है, धारा देगा तो निरावेशित होगा, डिस्चार्जिंग होगी, और डिस्चार्जिंग के समय जो टर्मिनल वोल्टेज होता है हमारा वो होता है V = E - IR। और अगर सेल चार्ज किया जा रहा है तो उसका जो वोल्टेज होगा वो होगा V = E + IR। और अगर सेल से कुछ भी संबंधित नहीं है, खुला परिपथ है, तो उस समय टर्मिनल वोल्टेज का मान सेल के विद्युत वाहक बल E के मान के बराबर होगा। एक फार्मूला लगता है और हर जगह लग जाता है। धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। इस परिपथ में देखो कुल विद्युत वाहक बल है E और कुल प्रतिरोध है R + r। तो कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अब ओम के नियमानुसार I बराबर लिख सकते हैं V/R। R + r को इस तरफ ले आते हैं, R + r बटे R दैट इज इक्वल टू E/V। अलग अलग डिवाइड कर दो, R/R 1 आया प्लस r/R दैट इक्वल टू E/V। यहाँ से r इक्वल टू आ जाएगा E/V - 1 × R।